आज का टॉपिक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी एक रिसेंटली न्यूज आया है कि इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है कि अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे को, है ना। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है वही इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। और इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, है ना। तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा उसका क्या आउटकम हुआ, उसका क्या जीडीपी ग्रोथ हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, करेंट फाइनेंशियल ईयर कौन होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ठीक है। ये करेंट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो करेंट फाइनेंस ईयर के लिए भी एस्टिमेशन करता है, ठीक है। एस्टिमेट करता है कि जीडीपी ग्रोथ कितना होगा, कितना इनकम होगा, किस तरह का क्या होगा, है ना। और साथ ही साथ जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा है उसके बारे में भी बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कैसा परफॉर्मेंस किया, समझ गए। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ एडवाइस भी दिए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। वॉल्यूम 1 में खासकर, 2 वॉल्यूम में निकाला जाता है इकोनॉमिक सर्वे, तो वॉल्यूम 1 में खासकर एडवाइस भी दिया जाता है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। खासकर अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहां से हमें जानने को मिलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में एक सजेशन दिया गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया इन व्यू ऑफ द सीवियर वाटर स्ट्रेस, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मैक्सिमम रेन फेड एग्रीकल्चर है, ठीक है। वर्षा पे ज्यादातर निर्भर करता है, ठीक है, मानसून पे। क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी उतना सुदृढ़ नहीं है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर है वो जनरली इरिगेशन बेस्ड है, लेकिन हमारे यहाँ रेन फेड एग्रीकल्चर है। हम अभी भी मानसून पे निर्भर होते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और मानसून कैसा होता है? इरेटिक बिहेवियर है। मानसून का बिहेवियर कैसा है? इरेटिक बिहेवियर। इरेटिक मतलब कभी बहुत ज्यादा हो गया बारिश, कभी बहुत कम बारिश हुआ, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी मतलब जिस क्रॉप को बारिश चाहिए था उस टाइम में बारिश हुआ नहीं, जिसको नहीं चाहिए था उस टाइम में बारिश हो गया, ठंड में बारिश होने लगा, ठीक है। तो मानसून का बिहेवियर कैसा है? इरेटिक। अब इससे क्या हो रहा है कि जो कुछ ऐसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे कि पैडी, शुगर केन, कॉटन, ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी इनको उगाने के लिए बहुत वाटर की, बहुत अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इन क्रॉप्स के लिए, और इससे क्या हो रहा है? हमारा जो वाटर टेबल है उस पे स्ट्रेस पड़ रहा है ना। वो हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड मोस्ट जो यूटिलाइजेशन है वाटर का वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, ठीक है। इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वाटर का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे क्रॉप्स के कारण हम क्या कर रहे हैं? इंडिया में क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि हम एक एग्रीकल्चर ईयर में कौन कौन से क्रॉप डेवलप कर रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है? एक एग्रीकल्चर ईयर में, वन एग्रीकल्चर ईयर में हम कौन कौन से क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इंडिया में जनरली पूरे साल लगभग एक तरह का क्रॉप मैक्सिमम फार्मर वही करते हैं, एक तरह का क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, पूरे साल। जैसे आप देखेंगे खासकर जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे राइस और व्हीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, राइस, व्हीट और शुगर केन का, है ना। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर फार्म, ठीक है। जिस फार्म पे हम
एक ही तरह की कृषि कर रहे थे, एक ही टाइप का कृषि कर रहे थे, राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगा रहे हैं पूरे साल, है ना, सिर्फ राइस ही उगाते हैं पूरे एरिया में, व्हीट उगाते हैं या शुगर केन उगाते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, नए क्रॉप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, नए क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर सकते हैं जो लेस वाटर इंटेंसिव होगा, है ना, जिसको कम वाटर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे जैसे कि ऑयल सीड, ठीक है, ऑयल सीड या पल्सेस, ये सब ड्राई क्रॉप्स होते हैं, इन्हें वाटर की उतनी जरूरत नहीं होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, खासकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाटर पे काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, हमारे जो ग्राउंड है या जो रिवर उस पे काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना। मान लीजिए ट्रेडिशनली हम लोग सिर्फ व्हीट और राइस ही उगा रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, अब क्या हमें करना है, डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करना है मतलब नए क्रॉप्स को भी उगाना है, ठीक है, पेरियोडिक लेवल पे, है ना, जैसे पहले व्हीट उगाए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वहां पे पल्सेस भी उगाए, या साथ ही साथ बहुत सारे क्रॉप उगा सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्या है, ठीक है। तो पहली क्या जरूरत है, एडवर्सिटीज एंड क्लाइमेट वेगरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो क्रॉप्स इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है वो वाटर इंटेंसिव होता है, वो रेन फेड एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, यानी रेन पे हम लोग ज्यादा निर्भर करते हैं। तो एडवर्सिटीज के टाइम में, यानी जैसे ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, या फिर क्लाइमेट वेगरीज के टाइम में, ठीक है, इससे बचने के लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। यानी अगर व्हीट का लॉस हो गया या राइस का खराब हो गया किसान का, तो अगर वो दूसरे क्रॉप भी उगा रहे हैं साथ में, ठीक है, साथ में उगाने को कहते हैं मिक्स फार्मिंग, ठीक है, साथ एक ही खेत में एक ही टाइम में एक से ज्यादा क्रॉप उगाने को कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स फार्मिंग क्या है, एक ही टाइम में एक ही फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाने को कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, और एक ही फील्ड में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप उगाने को कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग, यानी दो क्रॉप के बीच में टाइम पीरियड, है ना, दो क्रॉप के बीच में पीरियड मतलब अंतर रहेगा, है ना। तो मिक्स फार्मिंग हुआ एक ही टाइम पे एक ही फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं, एक उसी में चना भी डाल दिए, उसी में वो भी कर दिया, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा एक ही फील्ड में कुछ दूर में चना उगा हुआ है, एक ही फील्ड में वहां पे धान उगा हुआ है ना, आपने देखा होगा इस तरह का। तो ये इसी कहते हैं मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग से क्या फायदा होता है, मान लीजिए एक क्रॉप खराब हो गया आपका, ठीक है, क्लाइमेट उसके कारण, क्योंकि पैडी है तो पैडी को वाटर चाहिए, मान लीजिए उस साल बारिश हुई नहीं, तो कम से कम जो दूसरा क्रॉप है वो आपको लॉस नहीं होने देगा, है ना, उससे आपको जो फाइनेंशियल है इनकम आपका सिक्योर रहेगा, है ना। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्यों जरूरत है, एडवर्सिटीज एंड क्लाइमेट वेरीज के कारण, एडवर्सिटीज एंड क्लाइमेट वेरीज के कारण। अब दूसरा क्या है, दूसरा है प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग इनपुट कॉस्ट, प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग इनपुट कॉस्ट, ठीक है। तो क्रॉप एडवर्सिटीज एंड क्लाइमेट वेरीज आप समझ गए, ठीक है, जैसे कि ड्राउट हुआ या इरेटिक रेनफॉल हुआ या फिर फ्लड हुआ, इस तरह से उसके उसके साथ साथ कुछ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होते हैं, जैसे हमने उसको रख दिया, ठीक है, पैडी को काट कर हमने रख दिया फील्ड में, ठीक है, और बारिश हो गया तो वो खराब हो सकता है क्रॉप, तो इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो ड्राउट के कारण, फ्लड के कारण या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के कारण किसानों को कई सारी फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसलिए ये जरूरी है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें ताकि हम किसी एक खास क्रॉप पे निर्भर ना रहें। इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है किसी क्रॉप्स को उगाने के लिए जो पैसा खर्च होता है, ठीक है, जो शुरुआत में किसी क्रॉप को उगाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, इनपुट लगाना पड़ता है, उसे कहा जाता है इनपुट कॉस्ट, ठीक है।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे क्रॉप को भी हम उगाएंगे साथ में जिनका इनपुट कॉस्ट काफी कम है लेकिन उनका आउटपुट काफी ज्यादा है ना। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने हम पैडी उगा रहे हैं या कॉटन उगा रहे हैं तो कॉटन का इनपुट कॉस्ट काफी हाई होता है या शुगर केन का इनपुट कॉस्ट काफी हाई होता है और उसमें अगर हमें लॉस आया तो हम अपना इनपुट कॉस्ट भी निकालने में समर्थ नहीं रहेंगे। और जैसे दूसरे क्रॉप्स हैं जो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिन्हें इरिगेशन की सुविधा की जरूरत नहीं है, वैसे क्रॉप्स को हम उगाएंगे जिसमें कम फर्टिलाइजर, ठीक है, कम पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी तो उनमें इनपुट कॉस्ट कम होगा, होगा कि नहीं, है ना। तो इनपुट कॉस्ट कम होगा तो हमें जो लॉस हो रहा है, जो मार्जिन है हमारा प्रॉफिट का, वो हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग इनपुट कॉस्ट कि एक ही साथ अगर बहुत सारे क्रॉप्स हम उगाते हैं यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, कुछ क्रॉप्स में कम इनपुट कॉस्ट खर्च होगा, कुछ में ज्यादा होगा। तो मान लीजिए जब हम आउटपुट उसका आएगा तो जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कम खर्च हुआ उसमें ज्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा कारण क्या है, प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग इनपुट कॉस्ट। तीसरा कारण क्या है, क्यों क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, तो तीसरा है फॉलोइंग सेम पैटर्न एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अगर एक ही क्रॉप पैटर्न आप फॉलो करते हैं, क्रॉप पैटर्न मतलब एक साल में हम कौन कौन से क्रॉप उगा रहे हैं, अगर आप लगातार एक ही क्रॉप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हर साल वही सेम चीज, है ना, चना उगाए, गेहूं उगाए, बस ये दो क्रॉप उगा रहे हैं हर साल, तो उससे क्या होगा, देखिए पार्टिकुलर क्रॉप जो होगा वो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसे चाहिए, जैसे पैडी है या फिर व्हीट है उसे कुछ ही चाहिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसे नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो लगातार जब हम पैडी को ही उगाएंगे फील्ड में तो क्या करेगा, नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा और वहां पर जो फील्ड है, फील्ड में जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी, है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट भी लगा रहे हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, जैसे दलहन, ठीक है, पल्सेस, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, है ना। या फिर कुछ ऐसे क्रॉप्स लगा रहे हैं जो दूसरा न्यूट्रिएंट जिसे चाहिए, तो अगर एक ही तरह का क्रॉप पैटर्न हम फॉलो करेंगे तो किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी उस फील्ड में, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और फार्मर्स को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, है ना, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम डाइवर्सिफाई करें, कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाएं जो जिन्हें दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत हो या वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करें, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, या फिर वाइल्ड सीड है, ये सब क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं, फिर से उसमें डालते हैं सॉइल में, है ना। तो ये दिस इज द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आगे देखते हैं और क्या रीजन है। देखिए इसमें यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने एक और सजेशन दिया है कि हमें ऑयल सीड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए। एक तो बोला कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना चाहिए, दूसरा क्या बोला कि ऑयल सीड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडिया दो चीजों का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एक है पल्सेस और दूसरा है ऑयल सीड, ठीक है। हाँ, पल्सेस का भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। क्यों, इंडिया वन ऑफ द क्या लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, बट इंडिया में कंजम्पशन इतना है पल्सेस का जिसके कारण इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पल्सेस के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ वाइल्ड सीड के केस में भी यही है। वाइल्ड सीड के लिए जो कुकिंग, खासकर जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं उनका हम बहुत ही इंपोर्ट करते हैं, बड़े लेवल पे हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो इंपोर्ट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑयल सीड के ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, ऑयल सीड के प्रोडक्शन को हमें। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म
नहीं नहीं, क्यों कमी पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट प्रोडक्शन है, पता है बेटा पैडी का। हमारे पास बहुत ज्यादा stock है। बहुत सारा अनाज तो एफसीआई के गोदाम में सड़ जा रहा है। हमारे पास इतना। बिल्कुल सही बात है आपकी कि नहीं तो एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रोडक्शन है ना कि वो सर भी रहा है, फालतू का प्रोडक्शन है। ठीक है। तो देखिए, वेट और राइस प्रोडक्शन को कम करने के लिए नहीं बोल रहा है ये, मतलब कि बैलेंस करने की बात कह रहा है कि बीटा राइस तो प्रोड्यूस होगा ही जितना सफिशिएंसी है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आयल सीड, देखिए एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आयल सीड का जो इंपोर्ट में पैसा खर्च हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो ऑयल सीड, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ऑयल सीड हो या पल्सेस हो, इन्हें वाटर की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए इन्हें। ठीक है। जो तिलहन या दलहन क्रॉप्स होते हैं, इन्हें वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो हमारे यहाँ कैसा हो रहा है कि वाटर का लेवल कमता जा रहा है, तो हमें अब इन क्रॉप्स को भी इन्हें इन्हें कहा जाता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग मतलब वैसे रीजन में भी हम इसे उगा सकते हैं जहां पे पानी की कमी है, सूखा है, जैसे गुजरात का रीजन है, कच्छ वाला रीजन है, ठीक है, राजस्थान का जो रीजन है, ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा जो प्लेटूस है। तो इन सब जगहों पे हम दलहन और तिलहन को के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और रही बात पैडी और वीट के लिए, तो इंडिया पैडी और वीट के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, जिसको कहते हैं कोर्स सीरियल्स। कोर्स सीरियल्स यानी मोटे अनाज, जिसमें ज्वार और बाजरा आता है। इसका दो फायदा है, अगर हम वीट की जगह पे अगर ज्वार और बाजरा यूज करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ज्वार और बाजरा, ठीक है, वीट से ज्यादा। दूसरा, ग्लूटीन होता है, वीट में एक ग्लूटीन होता है, एक ऐसा चीज होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के ऑब्जर्विंग पावर को कम करता है, इसलिए बहुत ज्यादा वीट कंज्यूम करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो एक उसमें ग्लूटीन होता है जो कि इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और हमारा जो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कमजोर करता है। ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है अभी कि कोर्स सीरियल के प्रोडक्शन को हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना, कोर्स सीरियल के प्रोडक्शन को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अब फोकस किया जा रहा है। आप देखिएगा पोषण अभियान, उसमें भी कोर्स सीरियल को घुसाया गया है, बोला जा रहा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन कोर्स सीरियल यानी मोटे अनाज यानी ज्वार बाजरा से बने हुए पदार्थों, खाद्य पदार्थों को सर्व किया जाए बच्चों को। ठीक है। क्योंकि हम कोर्स सीरियल को प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, इसका दो तीन फायदे, एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, दूसरा ग्लूटेन नहीं होता है इसमें, तीसरा ये ड्राई क्रॉप है, ये ड्राई फार्मिंग है, ड्राई एरिया में इसे भी उगाया जा सकता है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, पल्सेस को भी प्रमोट कर रहे हैं और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट पे काफी असर होता है, तो इंपोर्ट कम होगा। ठीक है। साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो फार्मर्स का इनकम जो हमने टारगेट रखा है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट व्हाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मोनोक्रॉपिंग पैटर्न। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न monocropping pattern have more chances have more chances to be attacked by to be attacked by the same type of insects, the same type of insects and pests.
ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना चाहिए। क्या, क्यों? देखिए, एक ही तरह का मोनोक्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? पूरे ईयर हम एक ही तरह का क्रॉप अगर लगाते हैं या हर साल एक ही तरह का क्रॉपिंग हम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस होता है कि पर्टिकुलर इंसेक्ट उसमें लग जाए, है ना। अगर डाइवर्स क्रॉप हम अगर लगाते हैं या डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो वहां पे पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर इंसेक्ट लगता है, तो हो सकता है कि एक क्रॉप में लगे दूसरा क्रॉप बचा रह जाए, है ना। तो इससे हमारा लॉस उस तरह का नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे खेत में पूरे साल हम एक ही तरह का क्रॉप लगाते हैं, तो वहां पे सेम टाइप का इंसेक्ट अगर लगता है और फील्ड में एक ही टाइप का क्रॉप है, तो वो सारा क्रॉप खराब कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि मोनोक्रॉपिंग पैटर्न हैव मोर चांसेस टू बी अटैक्ड बाय द सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, है ना। इसलिए जरूरी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाएं। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री ये भी जानना है कि यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पीटी में भी, मेंस में भी। एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री का क्या रोल है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में? एग्रोफॉरेस्ट्री का क्या रोल है उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एग्रोफॉरेस्ट्री देखते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री, व्हाट इज एग्रोफॉरेस्ट्री? Agroforestry is a land use system that includes trees, crops or livestock, in a spatial and temporal manner. In a spatial and temporal manner. ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर के साथ साथ पेड़ों को भी लगाना, क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज को भी लगाना, या तो एक साथ, है ना, या तो अलग अलग टाइम में एक ही फील्ड में। जैसे जैसे कुछ दिनों तक पेड़ लगाए उसमें, या फील्ड के चारों तरफ पेड़ लगा दिए, है ना, और साथ में क्रॉप भी लगाए, इसे कहा जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। यानी एग्रीकल्चर लैंड पे हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? इज अ लैंड यूज सिस्टम। लैंड यूज सिस्टम मतलब कुछ लैंड पे, जो फार्म लैंड है उसमें कुछ जगह पे फॉरेस्ट्री कर दिए, कुछ जगह पे क्रॉप लगा दिए, है ना, या फिर फील्ड के चारों तरफ पेड़ लगा दिए, या कुछ लैंड के कुछ पार्ट पे हमने क्या किया, पेड़ लगाया, फॉरेस्ट लगाया, और साथ ही साथ कुछ पार्ट पे हमने एनिमल हस्बेंड्री किया, लाइव स्टॉक बढ़ाया। लाइव स्टॉक मतलब जो पशु होते हैं उन्हें लाइव स्टॉक कहा जाता है ना। जो पशु होते हैं उन्हें कहा जाता है लाइव स्टॉक। तो कुछ जगह पे हमने या तो ट्री लगाया, ठीक है, और कुछ जगह पे क्रॉप लगाया, या कुछ जगह पे ट्री लगाया और कुछ जगह पे लाइव स्टॉक हम लोग रेंज कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है। अब इसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या रोल है उसे हम यहाँ पे समझेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ कुछ पार्ट पर जो फार्म लैंड है उसके कुछ पार्ट पे हम ट्रीज लगाएंगे, कुछ पार्ट पे क्रॉप लगाएंगे, या फिर कुछ पार्ट पे ट्री लगाएंगे, कुछ पार्ट पे हम लाइव स्टॉक को रेंज करेंगे, है ना, जानवर को पालेंगे, है ना। तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा, एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है। अब यहाँ एक दो टर्म आप यहाँ और भी याद रखें, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इन दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग,
मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है एक ही फील्ड में एक ही समय पे कई सारे क्रॉप्स को मिक्स करके लगाना। जैसे आपने देखा होगा कहीं किसी फील्ड में दलहन भी है, उसमें तिलहन भी लगा दिया, दलहन भी लगा दिया और साथ में गेहूं भी लगा दिया, है ना। गेहूं के खेत में आपने चना का देखा होगा या किसी तरह का कॉम्बिनेशन देखा होगा, उसे कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप मतलब मिक्स्ड क्रॉप, एक ही फील्ड में कई सारे क्रॉप्स, है ना। लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है, मिक्स फार्मिंग का मतलब है क्रॉपिंग के साथ साथ यानी फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करना। ठीक है, मतलब जो फार्मर्स क्रॉप का प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं उन्हें वैसे फार्मिंग को बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो अंतर दोनों में समझ में आया, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में। मिक्स्ड फार्मिंग होता है कि एक ही समय में क्रॉप भी उगा रहे हैं और लाइव स्टॉक भी रेज कर रहे हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं। वैसे फार्मिंग को कहा जाता है एनिमल मिक्स्ड फार्मिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है सिर्फ क्रॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन एक ही लैंड पे एक टाइम में कई सारे क्रॉप्स को हम उगा रहे हैं। ठीक है, कई सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। और तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ, पार्ट ऑफ लैंड, जैसे फार्मिंग लैंड है हमारे पास, किसी किसान के पास फार्मिंग लैंड है, तो कुछ पार्ट पे उन्होंने ट्री को ग्रो किया और कुछ पार्ट पे वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, या फील्ड के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, ट्री को ग्रो करवाया। ठीक है, या फिर उसमें ट्री होना नेसेसरी, हाँ ट्री होना जरूरी है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब, फॉरेस्ट्री का मतलब भी होता है कि ट्री होना, है ना। या तो कुछ पार्ट पे ट्री को उगा रहे हैं और कुछ पार्ट पे लाइव स्टॉक को रेज कर रहे हैं। ठीक है, ट्री होना जरूरी है एग्रो फॉरेस्ट्री में, टर्म्स को समझिएगा। ठीक है, फिर एक टर्म मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब पूरे एग्रीकल्चर ईयर में, एक साल में, क्रॉप ईयर में हम कौन कौन से क्रॉप उगा रहे हैं, कौन कौन से क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो इन सारे टर्म को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या रोल है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मैंने समझाया आपको कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, किसी नए क्रॉप्स को या किसी नए क्रॉपिंग सिस्टम को, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना उस सेम फील्ड पे जहां पे पहले से कोई और क्रॉपिंग हो रहा था, जहां पे सिर्फ व्हीट और राइस उगाया जा रहा था, अब हम वहां पे पल्सेस या फिर ऑयल सीड उगाने लगे। तो नए क्रॉप को इंट्रोड्यूस किए, है ना, नए क्रॉपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हमने, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या रोल है वो समझेंगे यहाँ पे। ट्रीज के साथ लाइवस्टॉक कर रहे हैं तो वो, हाँ तभी वो एग्रो फॉरेस्ट्री होगा, ट्रीज के साथ क्रॉप्स क्रॉप है वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री होगा। ठीक है, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री रोल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री in crop diversification, in crop diversification। Agroforestry is practiced for diversification around the world, diversification around the world, around the world। ठीक है, around the world in different spheres of, in different spheres of, in different spheres of biological, biological, ecological, economical and sociological consideration, economical
इकोनॉमिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री को डाइवर्सिफिकेशन के रूप में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। क्रॉप के साथ साथ हम ट्री भी, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री भी क्या है, इट एग्रो फॉरेस्ट्री इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्रॉप के साथ साथ ट्री को भी लगा रहे हैं, तो इसे भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। अब इससे क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री दुनिया में कई जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है, किस लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फ्रॉम द डिफरेंट स्फीयर ऑफ बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब हुआ कि जो हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो गए, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कारण हुआ, या पेस्ट कम लगेंगे, है ना, डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो दूसरा इकोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है, वाटर टेबल को बैलेंस कर सकता है। जैसे जिस फील्ड में आप पेड़ लगाते हैं, ठीक है, उस फील्ड में क्या होगा, पेड़ क्या करता है, पेड़ की जड़ें क्या करता है, उस मिट्टी को पकड़ कर रखता है, सॉइल इरोजन कम होता है, साथ ही साथ बारिश की जो बूंदें होती है वो जड़ों के थ्रू नीचे जाती है, यानी वाटर टेबल भी बढ़ेगा, यानी उस जगह पे, उस फील्ड पे वाटर टेबल बढ़ सकता है ना। तो ये क्या कारण हुआ, इकोलॉजिकल कारण हुआ। तीसरा है इकोनॉमिकल कारण। इकोनॉमिकल कारण क्या हो सकता है, फार्मर्स का इनकम बढ़ा सकता है ना, उनके इनकम को सप्लीमेंट कर सकता है, एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। नहीं, पेड़ जो होगा जैसे कि सागवान का पेड़ या फिर शीशम का पेड़, ये सब क्या होगा, मार्केट में जब वो बेचेंगे तो उससे वो काफी बेनिफिट कमा सकते हैं, है ना। तो ये इकोनॉमिकल कारण हुआ। सोशियोलॉजिकल कारण क्या हुआ, सोसाइटी को एक रिस्पांसिबल बनाना, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री करके हम क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल कारण इसका क्या है, सोशियोलॉजिकल एंगल क्या है कि हम सोसाइटी को रिस्पांसिबल बना रहे हैं, नेचर के प्रति रिस्पांसिबल कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, है ना, एनवायरनमेंट को शुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो ये इन सारे कंसीडरेशन के कारण एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत वर्ल्ड में कई जगह पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सब आप आंसर में ये सब मेंशन करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, और हाँ, मतलब एक एक लाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक लाइन कि बायोलॉजिकल क्या है इसका, हाँ एक ही पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, अगर सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आपका एग्रो फॉरेस्ट्री पे, तो उसमें वहां पे एलोबरेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट करके। लेकिन क्वेश्चन है आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, उसमें एक पार्ट है सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना, उसको इस तरह से दिखाएंगे। अब हम जो आज इशू कर रहे हैं वो क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उस पे हम बात कर रहे हैं, है ना, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, खासकर जो वाटर पे स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए। अब देखिए, अब एग्जांपल यहां दे सकते हैं कि इन नॉर्थ अमेरिका farmers preferred farmer preferred agroforestry over agriculture। वहां क्या कारण है, वहां क्या कंसिडरेशन है, to improve their economic gain, to improve their economic gain, ठीक है, to improve their economic gain and natural resource conservation। यहाँ पे दो कारण है, एक इकोनॉमिकल है कंसिडरेशन, दूसरा इकोलॉजिकल, है ना। एग्रीकल्चर to improve their economic gain and natural resource कंजर्वेशन, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में, खासकर यूएसए में या कनाडा में, ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं फार्मर्स, क्यों, ताकि उनका इनकम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ नेचर का भी रिसोर्स हम उसको रिसाइकल कर पाएंगे, नेचर रिसोर्स उसको कंजर्व कर पाएंगे, है ना। अब देखिए
यूरोप में एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में ओक्स, पाइन्स, जूनिपर्स ये सब ट्री उगाए जाते हैं और इनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू है ना। ओक्स, जूनिपर, पाइन्स, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है तो ये सारे ट्रीज वहां पे होते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में ये लोग ये पौधे उगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। हाँ, यहाँ पे अगर इंडिया का एग्जांपल आपको देना होगा तो आपको देना है साउथ इंडिया का, ठीक है। द होम गार्डन्स ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लिखेंगे द होम गार्डन, मतलब घर में जो गार्डन बना है वहां मैक्सिमम घरों में आपको होम गार्डन मिलेगा। तो होम गार्डन्स ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, of the southern part of India, are a classic example of agroforestry. Are a classic example of एग्रोफॉरेस्ट्री। वहां पे हर घर में आपको होम गार्डन मिलेगा। वहां पे क्या करते हैं वो लोग, कुछ दूर पे क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो फल सब्जियां उगाते हैं और कुछ दूर पे पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इश्यूज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्यों क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, खासकर जो वाटर का स्ट्रेस है, जो वाटर टेबल पे हमारे यहाँ जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए। ये इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था।